कांग्रेस की स्थापना के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा किए। कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसका अध्यक्षता, इसके इंपॉर्टेंट अध्यक्ष के बारे में हम लोग देखे, इसके इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स हुआ उसके बारे में हम लोग देखे। अब है कि जो कांग्रेस के नेतृत्व में ही क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 को, और 1947 तक का हम लोग इसके इतिहास को देखेंगे। उसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी जो है हम लोग 1885 से 1947 तक इतिहास देखेंगे। इसीलिए तो हम 2 दिन छोड़ दिए। 1947 तक इतिहास देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 वर्ग में बांटेंगे। पहला उदारवादी, उदारवादी। दूसरा उग्रवादी, और तीसरा गांधीवादी। उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। उदारवादी जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता था, वो होता था ब्रिटिश सरकार के सहयोग से भारतीय समाज, राजनीति, धर्म संबंधी सुधार कार्य करना, और इसके संदर्भ में विधि निर्माण, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता था। क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग ही थे, ऊपर के वर्ग के ही थे। इसीलिए डफरिन कहता भी था कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर माइनॉरिटीज। अकॉर्डिंग टू डफरिन, कांग्रेस वाज द इंस्टीट्यूट फॉर माइनॉरिटीज। अब यहां पर देखेंगे कि उदारवादी जो काल है, ये उदारवादी काल 1885 से 1905 तक, 1800 अल्पसंख्यकों का संगठन है। तो यहां पर उदारवादी जो काल है, जो लिबरल मूवमेंट है, ये लिबरल मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस रिफॉर्म करना, और इसके संदर्भ में ब्रिटिश सरकार के सहयोग से लॉ रिफॉर्म, लॉ को जो क्या करना, इरेक्ट करना, लॉ को फॉर्मुलेट करना, ये सब काम था किसका, तो उदारवादियों का। अब इस काल के जो प्रमुख नेता हैं वो कौन है, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नेरोजी, के.टी. तेलंग, मुख्य नेता है सर। हाँ,
बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब जो नेता हैं ये सब उदारवादी नेता हैं। केटी तैलन, केटी तैलन, केटी तैलंग, तैलंग, हो गया। अब इनके सहयोग से भारत में बहुत सारा जो सो कानून पारित होगा, उन्हीं में से दो महत्वपूर्ण कानून है। एक है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892 और काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1909। भारत परिषद अधिनियम 1892 और 1909, ये दोनों को निर्माण जब किया गया, इनेक्ट जब किया गया, तो इसमें ये नेताओं के विचारों का रोल महत्वपूर्ण था। इन्होंने जो डिमांड किया उनको थोड़ा बहुत स्थान भी दिया। भारत परिषद अधिनियम पहला वाला, हाँ, भारत परिषद अधिनियम 1892 और दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1909। हो गया। इस समय की महत्वपूर्ण भूमिका यह थी कि इस समय के जो नेता हैं, ये नेता कैसे अंग्रेजों ने भारतीय इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, इस पर ज्यादा फोकस थे। याद होगा हम आप लोगों को बताए थे एक किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी के नेता है। कौन? दादा भाई नेहरू। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो थ्योरी दिया गया, क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पर काम करेगा कौन? उदारवादी नेता। हाँ, ये सब बात करेंगे कि कैसे आर्थिक सुधार हो भारत के संदर्भ में। भारत में जो गरीबी है, भारत में बेकारी है, भारत की इंडस्ट्री की जो स्थिति है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसमें रहेंगे, पूंजीपति भी रहेंगे, तो अर्थव्यवस्था में सुधार से संबंधित भी ये कानून की निर्माण की बात करेंगे। यही नहीं, एक और भारतीय इतिहासकार रहेंगे जिनका नाम है रमेश चंद्र दत्त। 1899 में ये एक किताब लिखेंगे, भारत का आर्थिक इतिहास लिखे, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, written by रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त। in 1899, in 1899, 1899। यहां एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो नेता है, इन्हीं नेताओं के प्रयास से लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ब्रिटेन में इसके लिए परीक्षा आयोजित हुई
लिख लें। ब्रिटेन में परीक्षाओं का आयोजन हुआ और ये सब जो है उदारवादी नेताओं का बड़ा उपलब्धि था। इन नेताओं ने ब्रिटिश सरकार को आवेदन दे करके, प्रतिवेदन दे करके ये सब काम करवाया। क्या लिखे ब्रिटेन? क्या लिखे ब्रिटेन में? ब्रिटेन में परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया। अब यहां पर ये भिक्षावृत्ति की काम करते थे, मतलब गिड़गिड़ाते थे ब्रिटिश सरकार के पास कि मुझे ये कानून बना करके दीजिए, ये सुधार करके दीजिए। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके पास आएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जो कांग्रेस का सम्मेलन था, उस कांग्रेस के सम्मेलन को कौन कहा है कि ये 1 वर्ष में मेढक के टर्राने के जैसा है? तो कौन कहा है? ये कहे हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो लिखिए, कांग्रेस के सम्मेलन की तुलना बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष में मेढक के टर्राने जैसा किया है। वर्ष में एक बार मेढक के टर्राने से किया है। वहीं लाला लाजपत राय ने इसे पढ़े लिखे भारतीयों का मेला कहा है। पढ़े लिखे भारतीयों का मेला कहा है। बिपिन चंद्र पाल ने इसे भिक्षावृत्ति और याचना की संस्था कहा है। भिक्षावृत्ति और याचना की संस्था कहा है। भिक्षावृत्ति मतलब भीख मांगने वाला, भिक्षावृत्ति और याचना गिड़गिड़ाने वाला। याचना की संस्था कहा है। अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिनों का तमाशा कहा है। 3 दिनों का तमाशा कहा है। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। हो गया। और अब जब ये सब कहेंगे इस संस्था को, तो उदारवादी इससे चिढ़ जाएंगे, क्योंकि ये लोग अभी यंग हैं। यहां पर तिकड़ी बन जाएगी। देखेंगे क्या कि ये जो नेता हैं और इन नेताओं की जो कार्य प्रणाली है, इसकी आलोचना की जाएगी। आलोचना, क्रिटिसाइज किया जाएगा। कांग्रेस के उदारवादी
नेताओं और उनके कार्यप्रणाली, उनके कार्यप्रणाली की आलोचना किसने किया? तो उनके कार्यप्रणाली की आलोचना पाल, लाल, पाल और घोष ने किया। पाल, लाल, पाल और घोष ने किया। यहां बाल जो है, बाल का अगर तिलक, बाल, गंगाधर तिलक, लाल, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, पाल, बिपिन चंद्र पाल और घोष, अरविंद घोष, अरविंद घोष। इन लोगों ने आलोचना की। वहीं तिलक ने स्वराज्य की मांग कर दी। और जब स्वराज्य की मांग किए तो यहां देखेंगे क्या कि अब कांग्रेस के नेताओं में आपसी विवाद बढ़ जाएगा। ये जो उदारवादी नेता हैं, ये उदारवादी का मानना है कि अगर हम अंग्रेजों से स्वराज्य की मांग किए, सेल्फ रूल की मांग किए, तो कांग्रेस ही इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। अभी तक जो कांग्रेस को अंग्रेजों का साथ मिल रहा है, ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को ही गैर कानूनी साबित कर देगी, और जब गैर कानूनी साबित कर देगी तो ना कांग्रेस रहेगा ना हमारा मूवमेंट रहेगा। अभी ये सैसवा अवस्था में है। लेकिन ये जिद पर अड़े हुए थे कि टैक्स हम देते हैं, हमारा देश है, हमारा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, जहां पे विधि बनती है वहां पर हमारे प्रतिनिधि क्यों नहीं है, भारतीयों के द्वारा विधि क्यों नहीं बनाया जाता। और जब ये डिमांड होगा तो इन सब के बीच में क्या होंगे, विवाद आ जाएंगे। तो आलोचना नहीं है। मेला मतलब क्या होता है, मस्ती करने जाते हैं ना, टाइम पास कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, चाय फूक लिए, थोड़ा सा बात कर लिए, बिस्किट। अरे जब पार्टी उटी होता है, घरेलू पार्टी होता है, पंचायत वगैरह होता है, तो पंचायत वगैरह जब होता है तो गांव वाले, गांव के बच्चों को खुशी होती है, पता है, भले उसके पिता को टेंशन हो, लेकिन बच्चा को खुशी इसलिए होता है कि 4-4 बिस्कुट तो मिलेगा, पता है ना। बस वही चीज है यहाँ भी, इसी संदर्भ में बोल रहे हैं कि चाय पिएंगे, थोड़ा सा मिलेंगे, एक दूसरे से परिचय होगा, फिर चल देंगे। जो मेन काम है वो तो काम करेंगे नहीं। अब यहां पर है कि उदारवादी जो नेता है ये उग्रवादियों से, अर्थात इन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, और जब डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो मांग ये रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब दोनों में फूट डालने के लिए ये दोनों आपस में नजदीक ना आ सके, इसलिए इनको खुश करने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं को खुश करने के लिए क्या आया था, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जो भी उनको बताए 1892 और 1909, ताकि ये कह सके, देखो दे रहा ना अंग्रेजों को, ताकि इनको ये चुप कर सके और इन दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सके। अंग्रेज लेके आए थे। हाँ। तो अंग्रेजों का यहां पर फूट डालो राज करो की नीति है। ब्रिटिश सरकार इतना ही नीति बनाएगा ताकि ये अपने आप को खुश महसूस हो सके, खुश रह सके।
लेकिन बाल लाल पाल सीधा क्या मांग रहे हैं? स्वराज्य की मांग कर रहे हैं। देखिए तीन जो हैं, ये तीनों ये कहां के हैं? पंजाब। ये कहां के हैं? महाराष्ट्र। और ये दोनों कहां के हैं? बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष बंगाल। अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीन बड़ा केंद्र है, पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र। पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र जो है तीन बड़ा केंद्र है। ये जो उग्रवादी हैं, ये जो उग्रवादी नेता है, उग्रवादी का मतलब क्या होता है? रेडिकल, गुस्से में बात करने वाला, है ना, जिद में रहने वाला। उग्रवादी का मतलब सिर्फ हत्या की बात करने वाला नहीं है, उग्र है ना। ऐसे में जब रेडिकल बात करेंगे तो ये सब जो लोग हैं डिफरेंट टाइप के मैगजीन, न्यूज़पेपर, किताब पब्लिश करते थे, और जब पब्लिश करते थे तो उस पब्लिकेशंस का इफेक्ट कॉमन पीपल पर पड़ता था। इनके पत्र पत्रिकाओं का असर जो है वो कॉमन पीपल पर पड़ता था। ये बताते थे कि देखो ये क्या कर रहा, भीख मांग रहा, कांग्रेस बेकार की संस्था है, ये मिलने जाते हैं, कुछ हो नहीं रहा इससे। उसके बाद ये खुद कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था शोषण हो रही है, इन्हीं की किताब का रेफरेंस देंगे बट उसका प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी लिखेंगे कि देखो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, और जब कॉमन पीपल पढ़ेंगे तो उनमें गुस्सा होगा, और जब गुस्सा होगा तो ये गुस्से के लोग आएंगे, अंग्रेज को देखेंगे तो पीट देंगे। इनका ये मारेंगे नहीं, इनके न्यूज़पेपर पढ़ करके लोग हत्या में इन्वॉल्व में वायलेशन का काम करने लगेंगे। जैसे ये किताब लिखते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक। दो किताब लिखे हुए हैं ये, एक है केसरी, केसरी मैगजीन है दोनों, एक है मराठी, केसरी और मराठा, मराठा। यहां यह ध्यान रखिएगा केसरी जो है वो मराठी भाषा में है और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में है। उससे पूछेगा कि केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन करते थे, तो बाल गंगाधर तिलक। यहां ये ध्यान रखिएगा कि याद होगा पूना में प्लेग कब फैला था, उस प्लेग से कॉमन पीपल को कितना नुकसान हुआ, इसकी जांच करने के लिए एक बोर्ड बैठा था जिसका नाम था प्लेग, पूना का प्लेग कमिश्नर्स, ठीक है, जस्टिस रैंड कमिटी। जस्टिस रैंड के अध्यक्षता में एक कमिटी बना था जो पूना में जो प्लेग हुआ था उसका कितना इंपैक्ट पड़ा है, कितना मुआवजा मिलना चाहिए, इन सब के संदर्भ में जो है वो लिखे थे। और जब जांच हुआ तो मुआवजा नॉमिनल दिया गया, और जब नॉमिनल दिया गया तो केसरी में ये लिखे थे, बस एक लाइन लिखे थे, क्या नाम है, आरएसएस को स्लोगन है वो, आरएसएस के शाखा में जब जाइएगा ना तो आरएसएस उसको बताएगा, जागे थे जब वीर शिवाजी भाग गए अफजल काजी, अफजल गुरु को मारा था ना वो, अफजल खां को जब मारे थे ना उसको, तो लिखे थे एक स्टेटमेंट कि जिस तरह से शिवाजी जाग गए थे और शिवाजी जाग करके अपने मराठा क्षेत्र से जिस तरह से आक्रमणकारियों को अर्थात अफजल खां के अनुयायियों को मार भगाए, वैसे तुम जागो और अंग्रेजों को मार के भगाओ। तो इन्हीं में से दो भाई थे, चापेकर बंधु ब्राह्मण भाई थे, ये दोनों उठे, कहां से बम पाए पता नहीं, जाकर के जस्टिस रैंड को गोली मार दी। चापेकर बंधु दो भाई थे। अब ये दोनों जब गोली मार दिए, अब पूछा गया कि कहां से क्यों तू मारा, तो हम पेपर पढ़े थे, न्यूज़पेपर पढ़े, तो आरोप आया ना, भड़काने का आरोप, आपने भड़काया, तब जो इनको गिरफ्तार किया जाएगा और कहां भेजा जाएगा, सेलुलर जेल अंडमान। तो यहां पर हम देखेंगे कि इन सबों ने कई प्रकार के मैगजीन लिखा। अब जब ये सब आतंक का दुनिया बढ़ेगा
तो अब बोलेंगे सब अब ऐसी घटना होगी तो तीनों जगह ऐसी घटना होगी, तो सब जब र्यूमर फैलेगा कि उसने मार दिया, इसका पेपर को पढ़ के दूसरा वो भी पढ़ेगा, हम भी मार देंगे। अब हिंसा का दौर चलेगा। ये हिंसा चाहेंगे नहीं, लेकिन कॉमन पीपल हिंसा की बात करेंगे, जनसामान्य हिंसा की बात करेगा। और इन्हीं में से एक रहेंगे अरविंद घोष। अरविंद घोष से कोई पूछ देगा कि बम कैसा होता है, बोलता चलो भला करके दिखा देंगे। तो ये बच्चों को ले जाते थे बम सिखाने। इसी में एक बार अलीपुर में ये बच्चों को बम बनाना सिखा रहे थे कि फट गया, है ना, फट गया। पूरी ऑफिस में ही वहीं फट गया जहां रस्सी से बांध रहे थे। प्रेशर ज्यादा पड़ गया तो ब्लास्ट कर गया। अलीपुर षड्यंत्र का केस इन पर चलता है, और जब अलीपुर षड्यंत्र का केस चलता है तो अलीपुर षड्यंत्र केस के आरोप में जब इनको नॉन बेलेबल केस होता है, इन पर केस दर्ज होता है, तो ये भारत की राष्ट्रीय राजनीति को छोड़ करके पांडिचेरी चले जाएंगे। पांडिचेरी हम बता चुके हैं कि वो अभी अंग्रेजों का तो है नहीं टेरिटरी, वो तो फ्रांसीसियों का टेरिटरी है। पांडिचेरी चले गए, पांडिचेरी में राजनीति से संन्यास ले लिए और सन्यासी बन गए। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वह उग्रवादी नेता जो सन्यास ग्रहण कर लिया वो कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष का जो सोसाइटी है ना, अरविंदो सोसाइटी, देखे अरविंदो सोसाइटी का? कहीं नहीं देखे अरविंदो सोसाइटी? कॉलेज है के नाम पर। कॉलेज नहीं, सोसाइटी देखे, जो ट्रस्ट है, जो जहाँ पे मेडिटेशन होता है। कभी जाएंगे ना वो रातू रोड में जो दुर्गा मंदिर का गली है, उसमें देखिए वो उनका सोसाइटी है, और पांडिचेरी में इनका सबसे बड़ा संस्था है। तो अरविंदो सोसाइटी की उन्होंने स्थापना किया और राजनीति से संन्यास ले ली। ऐसे में तीन प्रमुख केंद्र है ये रेडिकल मूवमेंट का, पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र। ये तीनों सेंटर को अब तोड़ने पर लग जाएंगे, और सबसे खतरनाक जो सेंटर है वो है बंगाल। बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, और इसको तोड़ने के लिए ही आएगा बंगाल विभाजन, ठीक ना। बंगाल विभाजन जब आएगा तो बंगाल विभाजन के कारण जो दुर्घटना होगी, जो अव्यवस्था उत्पन्न होगी, ये इन नेताओं का मानना होगा कि कांग्रेस एक्सेप्ट करे और पूरे भारत में जो है सो मूवमेंट चलाए। बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया, इनका मानना था इन नेताओं का कि स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक मुद्दा नहीं होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। और ये जो उदारवादी नेता हैं, इनका मानना था कि नहीं, ये बंगाल तक ही सीमित रहे, क्योंकि बंगाल का विवाद है। तब देखेंगे क्या कि 1905 में एक अधिवेशन होता है, बनारस अधिवेशन कांग्रेस का। इसी में चर्चा होती है कि स्वदेशी आंदोलन को एक्सेप्ट करें, लेकिन नहीं एक्सेप्ट करती है। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन, और जब वार्षिक अधिवेशन 1906 ईस्वी में होता है तो यहां पर जिद में अड़ गए उग्रवादी नेता कि अबर हम अध्यक्ष हम बनेंगे। तो अध्यक्षता के पद को लेकर के उग्रवादी नेता और उदारवादी नेताओं में क्या हुआ? विवाद उत्पन्न हो गया, और जब विवाद उत्पन्न हो गया तो अध्यक्ष बनेगा कौन? तब उग्रवादियों और उदारवादियों दोनों का एक कॉमन मित्र है, कॉमन गार्जियन बोल सकते हैं, मित्र नहीं बोल सकते, कॉमन नेता है जिसके प्रति दोनों वफादार हैं, दोनों कोई उसको पसंद करते हैं। और कौन है वो? गांधी जी भी आंखें, दादा भाई नौरोजी, दोनों के पसंदीदा नेता हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को स्पेशली लंदन से बुलाया जाता है कि आप अध्यक्ष बनिए, वो लंदन में है। दादा भाई नौरोजी भारत आते हैं, और जब भारत आते हैं तो यहीं पर दादा भाई नौरोजी उग्रवादियों का ही साथ देते हैं और कहते हैं कि स्वराज्य, स्वदेशी और स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन, ये चार प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया जाता है। और चारों प्रस्ताव जब प्रस्तुत होता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तब अब जिद पे अड़ जाते हैं कि इसको मास मूवमेंट पर चलाएंगे। 1907 ईस्वी में कलकत्ता में, सूरत में अधिवेशन होता है, और सूरत में फिर वही चीजें दोहराई जाती है कि इसको फिर से रिपीट करो, फिर से इस आंदोलन को चलाया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर के अब यहां लड़ जाएंगे
कुछ जो उग्रवादी नेता हैं वो चाहेंगे कि तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए, और कुछ जो उग्रवादी नेता हैं वो चाहेंगे कि जो नेता जो अध्यक्षता का पद होगा वो उदारवादियों में से किसी एक को बनाया जाए। अध्यक्ष पद को लेकर के जब विवाद होता है तो कोई एक व्यक्ति फिरोज शाह मेहता को एक चप्पल मार देता है, और फिरोज शाह मेहता जिद पर अड़ जाते हैं कि आज के बाद उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस में एंट्री नहीं दी जाएगी। सूरत में कांग्रेस का विभाजन पड़ जाता है, उग्रवादी नेता अलग हो जाते हैं, उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब उग्रवादियों का जो आंदोलन होगा, इस आंदोलन का रूप सिर्फ देश के अंदर नहीं होगा बल्कि देश के बाहर भी होगा। अब उग्रवादी जो है जैसे को तैसा पर बात करेंगे। ये जो नेता हैं, ये नेता पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जगाएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार प्रसार करेंगे, ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी करेंगे। जब देश के बाहर करेंगे तो इसका प्रमुख जो केंद्र होगा वो होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में देश के बाहर उग्रवादी आंदोलन का जो प्रमुख जो संस्था है उसका नाम है इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जब इसकी स्थापना की गई तो इस इंडिया हाउस का एक ही उद्देश्य था कि जो भारत के जो राष्ट्रवादी नेता हैं उन राष्ट्रवादी नेताओं को ब्रिटेन में संरक्षण देना, ब्रिटेन में उसको प्रोटेक्ट करना। और इसी इंडिया हाउस के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा, रास बिहारी बोस, ये सब जो है इंडिया हाउस के नेता थे। भारत के बाहर ब्रिटेन के अलावा जर्मनी में, अफगानिस्तान में, उसके बाद स्कॉटलैंड में, उसके बाद ब्रिटेन में, कनाडा, ये अमेरिका में, कनाडा में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में कई जो है सो प्रदर्शन किए जाएंगे, कई संगठनों की स्थापना होगी। इस समय ब्रिटिश सरकार से एक ही डिमांड किया जाएगा कि हमारा अपना स्वराज्य होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए। कई आतंकवादी घटनाओं का भी अंजाम दिया जाएगा, जैसे मुजफ्फरपुर गोलीकांड, उसके बाद दिल्ली पर जो राजधानी परिवर्तन हो रहा था, लॉर्ड हार्डिंग पर बम की घटना, नासिक षड्यंत्र, और इन सब में एक ही चीजें होगी कि कैसे ब्रिटिश सरकार को क्षति पहुंचाई जाए। सुधारवादी कार्य अलग है जो उदारवादी काल बताए, लेकिन उग्रवादी काल में पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ हथियारों का भी उतना ही योगदान रहेगा। सर, तो ये जो उदारवादी नेता अभी भी मतलब अंग्रेजों के साथ में ही है। हाँ, अभी भी अंग्रेजों के साथ, क्योंकि उनको कानून चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है उग्रवादी काल, है ना। तो हेडिंग दीजिए उग्रवादी काल। लिखिए, कुछ फैक्ट पहले लिख लीजिए। उग्रवादियों का प्रमुख नेता, उग्रवादी दल का प्रमुख नेता, उग्रवादी दल का प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष थे, और अरविंद घोष थे।
उग्रवादी नेता, ये उग्रवादी नेता विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक और जहां उदारवादी नीतियों की आलोचना करते थे, एक और जहां उदारवादी नीतियों की आलोचना करते थे, वहीं दूसरी ओर किसी ऐसे नहीं, कभी मौका मिले ना तो एक लाइब्रेरी है आगा खान लाइब्रेरी पटना, जाना एग्जाम देने जाइएगा तो उस लाइब्रेरी में एक पत्रिका है, पत्रिका क्या, उस पत्रिका का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। उस पत्रिका का केवल आप पोयम पढ़ लीजिएगा, आप ढूंढने लगेगा कहीं एक आध अंग्रेज है, एक आध पटना में भी चला दे। इतना भयंकर लेखन शैली होता था हम लोगों का। हाँ? अरे यही लोग लिखेंगे, यही 4-5, और खास करके सबसे खतरनाक लिखते थे शिशिर घोष, जो बताया आपको पहले, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे, और उनका जो लेखन शैली होता था, वो बोलते ना नसों में खून दौड़ा देना, वो खून दौड़ा देते थे। जैसे आज जो टेररिस्ट होते हैं, ये टेररिस्ट क्या करते हैं, इतना रेडिकल लिखते ही हैं वो कि पढ़ करके लोगों को लगता है कि नहीं हमारा इस्लाम खतरे में है। इस तरह से उन लोगों को प्रोवोक किया जाता है। सेम ऐसा ही होता था उस समय कि नहीं हमारा भारत माता खतरे में है। तो यहां पर जो है एक किताब है भवानी मंदिर, लिखिए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार के शोषणकारी नीतियों को उजागर करते थे, जिससे राष्ट्रवादी नेताओं में स्वतंत्रता आंदोलन का संचार हो सके इसके लिए पहला अरविंद घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी है। भवानी मंदिर, हाँ, इन सब जो बताए ना पत्र पत्रिका लिखते थे, तब अरविंद घोष क्या लिखे हैं, भवानी मंदिर। क्वेश्चन पूछेगा भवानी मंदिर का लेखक कौन है, अरविंद घोष। भवानी मंदिर नामक साहित्य की रचना किए हैं। पत्रिका में ये किताब है। नेक्स्ट लिखिए। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। वहीं बिपिन चंद्रपाल ने न्यू इंडिया का
न्यू इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन किया। पत्र है ये। हाँ, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर प्रकाशन किया। एक तरफ दे देगा ये लिटरेचर, ये सब मैगजीन या न्यूज़पेपर, और दूसरा तरफ दे देगा उसका लेखक। ठीक है। इसके अलावा पंजाबी नामक पत्रिका का प्रकाशन, इसके अलावा पंजाबी नामक पत्रिका का प्रकाशन, पंजाबी नामक पत्रिका का प्रकाशन लाला लाजपत राय द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय द्वारा किया गया। हो गया। महाराष्ट्र में उग्रवादी आंदोलन का शुरुआत चापेकर बंधु, उग्रवादी आंदोलन का शुरुआत चापेकर बंधु, हम हाइपन देकर लिखे दामोदर चापेकर, और एक और का नाम बालकृष्ण चापेकर। हाँ, बंधु, चापेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्ण। चापेकर बंधु द्वारा 1897 में बालकृष्ण 1897 में प्लेग कमिश्नर रैंड, प्लेग मतलब प्लेग की जांच करने के लिए कमिश्नर था वो रैंड, जस्टिस रैंड, तथा एम हर्स्ट, प्लेग कमिश्नर रैंड तथा एम हर्स्ट की हत्या कर दी। हाँ, एम हर्स्ट की हत्या कर दी। रेड का भी लिख दीजिए। रेड बोले थे ना, रैंड, अरे जस्टिस रैंड। हो गया। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए चापेकर बंधुओं ने हिंदू धर्म संघ की स्थापना की। वहीं विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में मित्र मेला का गठन किया गया। बाद में यही संगठन 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में गठित किया गया
अभिनव भारत का सदस्य, अभिनव भारत का सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे, अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी, जैक्सन की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के कारण, इस हत्याकांड के कारण विनायक दामोदर सावरकर को, इस हत्याकांड के कारण विनायक दामोदर सावरकर को नासिक षड्यंत्र के केस में, नासिक षड्यंत्र के केस में आजीवन कारावास की सजा दी गई, आजीवन कारावास की सजा दी गई। क्या क्या बोले सर? काला पानी? नहीं नहीं, वही रखा जाएगा नासिक जेल में। काला पानी की सजा मिली। अरे वही तो फेसबुक पर बहुत नहीं होता है कि एक तो वायरल चल रहा है, देखिए महात्मा गांधी को आगा खां कैलाश में कितना कष्ट दिया जाता था, और नासिक मतलब नासिक जेल में इनको जो कितना सुखी से रखा जाता था। तो इनको भारत रत्न देने की बात कर रहा है बीजेपी, लेकिन चूंकि एक लेटर है, वो लेटर में ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमने गलती की थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, इसलिए मुझे माफी दिया जाए, और उस लेटर के ग्राउंड पर इनका काला पानी का सजा माफ कर दिया गया था, इनका जो आजीवन कारावास की सजा माफ कर दिया गया था। तो इसी बेसिस पर है कि जब जो अंग्रेजों के सामने झुक गया, आप उसको भारत का कैसे हीरो बना सकते हैं? तो कांग्रेस इसका विरोध करती है कि चूंकि ब्रिटिश सरकार के सामने झुक गए थे, इसलिए इनको माफ भारत रत्न नहीं दिया जाए। तो इन्हीं के कारण कुछ और लोगों को भारत नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनके साथ साथ 3 और व्यक्तियों की बात चल रही है। एक ज्योतिबा फूले जो बताया आपको, उनको भी भारत रत्न की सजा की, भारत रत्न का जो सो अवार्ड की बात चल रहा है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। और एक है ज्योतिबा फूले के ही मित्र थे D.K. कर्वे, याद है उस समय बताए थे। तो इन दोनों को और इनको 3 लोगों को मिलाकर के बात हो गया था फाइनल कि इनको दिया जाता कब 2017 में, लेकिन फिर जब बात होता तो र्यूमर न्यूज में आ गया कि इन लोगों को मिलने की संभावना है, तो विवाद चला, फिर इसको हटा दिया गया। और फिर उसके बाद कहां मिला है किसी को? पैरा छोड़ करके लिख लीजिए। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व अजीत सिंह तथा लाला लाजपत राय ने किया। लाला लाजपत राय ने किया। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के उपरांत, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के उपरांत, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के उपरांत गदर आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र, गदर आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र पंजाब बन गया। अजीत सिंह ने अंजुमन ए मोहिबानी
अंजुमन ए मोहिबाने। अजीत सिंह ने अंजुमन ए मोहिबाने वतन नामक संस्था का गठन किया था। वतन नामक संस्था का गठन किया था, जिसके द्वारा भारत माता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। हो गया? ठीक है, तो आज यहीं तक।